हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे कैसे एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग देखा हमने, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी हमने। उसके अलावा हमने देखा चार्ज की डेंसिटी। तो इतना हमने बेसिक कर लिया है चार्ज के बारे में। आज का जो अपना लेक्चर है वो होने वाला है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। तो देखो भैया, गुलाम ने बताया कि जब जब कोई दो चार्जेस होते हैं और वो किसी फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है, जैसे ये मान लेते हैं कि कोई चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज मान लेता हूं Q2, ये दो चार्ज है और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है R, इनके बीच में इन्होंने रिलेशन बताया किसके बीच में, कि ये जो है ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा। हाँ, जितना फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। ये तो बात सही थी, लेकिन उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, पहले अपन मैग्नीट्यूड की बात कर लेते क्योंकि ज्यादातर यही काम में आने वाला है, डायरेक्शन आप देख के समझ जाओगे। ठीक है भैया, तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड उन्होंने बताया कि के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखिए के तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 Q2 यानी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो स्क्वायर होता है किसका, इसका बीच के डिस्टेंस का। ठीक है भाई, चलो। तो ये आया इतना F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये जस्ट मैग्नीट्यूड है। लेकिन हमें तो पता है कि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमें इसकी डायरेक्शन भी पता रहनी चाहिए। जैसे यदि दोनों क्या है, लाइक चार्जेस है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी इसका फोर्स इधर पे इधर लगेगा, अगर प्लस माइनस हो तो इधर लगेगा। तो डायरेक्शन अपन देख के भी लिख सकते हैं। डोंट वरी, मैं अभी करा दूंगा कि वेक्टर फॉर्म को, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो जस्ट आप कैसे लिख सकते हो वो भी आप देखना सीख जाओगे। बट मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही देखो कि दोनों प्लस माइनस है, वो देख लिए, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे। अब आपने डायरेक्शन क्या है मार्क कर ली, तो वही डायरेक्शन रहेगी ना भाई, है कि नहीं। हाँ, उसको मैथमेटिकल रूप में लिखना आना चाहिए, वो तो वेक्टर से कर दोगे आपका, वही देखना आना चाहिए। हाँ, सीधा ही मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लोगे उससे फेल नहीं आएगा एक तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। हाँ, मैग्नीट्यूड के ऊपर ये चार्ज जो है वो प्लस माइनस डिपेंड नहीं करेगा। प्लस माइनस तो ये बताएगा कि रिपल्सन है अट्रैक्शन, अरे आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है, यही तो बताएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको के दिखाई दे रहा है, इस के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यू आती है वो आती है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी कम होती है वैसे 9 से, लेकिन ऑलमोस्ट 9 इंटू 10⁻⁹। अगर तुम इसकी यूनिट निकालना चाहते हो तो देखो, न्यूटन यहां दिखाई दे रहा होगा न्यूटन, और ये मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कुलाम, कुलाम तो कुलाम स्क्वायर। 4 पता है, पाई पता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं पता। एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली परमिटिविटी होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं इसे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये मीडियम पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। हाँ, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये वैक्यूम के लिए लिखी है, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे आपने निर्वात में रखा यानी वैक्यूम में रखा तब तो ये वैल्यू आ रही है, पानी के अंदर डाल दिया कुछ और वैल्यू आएगी, आपने मेटल के अंदर डाल दिया कुछ और आएगी, इस तरीके से। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 8.85, ये यहां से कैलकुलेट करी जा सकती है, इंटू 10⁻⁻12 है। यूनिट चेक करना बहुत ही आसान है, यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो एप्सिलॉन नॉट आप यहाँ पे ले जाइए, तो यहाँ क्या आया, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, उल्टा कर दो सिंपली। तो ये इसकी यूनिट हो गई, और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता, परमिटिविटी, परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी। हाँ, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन, माध्यम पे निर्भर करती है भाई, कि हमने हवा ले ली तो कुछ और आएगा, पानी ले लिया तो कुछ और आएगा। वैक्यूम और एयर का ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से हर मीडियम का क्या होता है, अलग अलग होती है, क्योंकि डिपेंड करती है एक्चुअली, है ना। अभी तो अपन यहाँ एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं क्योंकि अपने पास वैक्यूम है, तो ये दोनों चार्जेस जो है उनके बीच में इतना फोर्स आने वाला है, और ये मैंने सारी डिटेल लिख दी है। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है, दो तीन पॉइंट ध्यान में रखना है कि पहली बात तो ये स्टैटिक होनी चाहिए। स्टैटिक मतलब अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर का नाम ये है। स्टैटिक मतलब कि मूव नहीं करने चाहिए, ठीक है ना, मोशन में नहीं होना चाहिए, कोई इनके पास में मोशन नहीं होनी चाहिए, तब ये वैलिड है। अरे भाई, मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा ना, जो मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी में बताया। अभी आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स को देखना है, ठीक है भैया। एक तो स्टैटिक होना चाहिए, दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। ऐसा दे दिया बड़ा सा कोई स्पेयर दे दिया तो वैलिड नहीं है भाई, ठीक है ना। स्पेयर के लिए ऐसे दे दिया कि ये लाइन चार्ज है, ये ऐसे, ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, इसके लिए लगा दो तुम दूसरा लाइन चार्ज ना, नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा। लगेगा कब, जब वो क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। आपका पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कहां पे प्लेस्ड होना चाहिए, एक पॉइंट पे, वो तभी वैलिड है। तीसरी बात, खास बात, ये एक क्या होती है, वेक्टर, एक्चुअली फोर्स है। फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए दो चीज चाहिए होंगी, पहली तो मैग्नीट्यूड, तो ये जो चीज हमने निकाली है वो जस्ट क्या है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको सोच के लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन आपको सोच के लिखनी पड़ेगी। कैसे सोचते हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आपको जस्ट पता लग जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सोल्व करने के टाइम ज्यादातर आपसे पूछता नहीं है कि क्या करना है ना, डायरेक्शन का ही पूछा है तब तो बात अलग है। लेकिन जनरली वो ऐसा नहीं करता है, जब भी क्वेश्चन पूछता है वो आपसे वैल्यू पूछना चाहता है कि ये क्यों, कितना होना चाहिए ताकि फोर्स इतना हो जाए, ये सब वो मैग्नीट्यूड से ज्यादा खेलता है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ध्यान में रखिए वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसका स्केलर एडिशन मत कर देना भैया। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कैसे, ओके। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट है वो खास खास ध्यान रखते हैं। और चौथी बात, ये जो चीज है एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। तो हमने जो फोर्स लिखा है वो किसके लिए लिखा है, वैक्यूम के लिए लिखा है, VACUUM, वैक्यूम के लिए लिखा है, ठीक है भाई। हाँ, वैक्यूम मतलब निर्वात या हवा के लिए, लगभग इतना ही आएगा। लेकिन अगर आपने पानी में डाला, अगर आपने शहद में डाला, दूध में डाला, या किसी और में भी डाला, मेटल के अंदर डाला, किसी में भी डाइलेक्ट्रिक आ गया बीच में कोई, ठीक है ना, तब भैया कुछ और होगा, तब कुछ और होगा। और वो कुछ और कितना होगा वो अपन देखेंगे कि जब दो चार्जेस के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है भाई, ओके। वहीं से अपन को पता चलता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो फोर्स का रेशियो है ना वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये सब क्या होते हैं ये अभी आपके बाद की बातें हैं, तो हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं आपको इसका वेक्टर फॉर्म बता देता हूं, ठीक है। नोट करो फटाफट। चलो, अब अगला जो आएगा वो है बेटा इसका वेक्टर फॉर्म, कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, ये लिख देता हूं फिर, वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप एक तरीके से मैं मान लेता हूं एक चार्ज है Q1 और उसका जो पोजीशन है वो है x1, y1, z1, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, उसका पोजीशन है x2, y2, z2। ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक तरीके से, ठीक है ना, ये इसका कोऑर्डिनेट है और ये इसका कोऑर्डिनेट है। अभी मेरे को पता नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस है, मैं मान के चल रहा हूं कि अभी ये दोनों प्लस प्लस है ना, माइनस होंगे तो अपन उस हिसाब से वैल्यू एडजस्ट अपने आप हो जाएगी, देखना जरा। तो देखो ये वाला जो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसको लिखते कैसे, वो ऐसे लिखते हैं भैया, फोर्स F किस पे देखना है, 2 पे, तो फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 यानी 2 पे फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, पहले के द्वारा। लिखने का तरीका ये, फोर्स ऑन 2 बाई 1, ठीक है ना, पढ़ने इसको पढ़ना भी आना चाहिए। फोर्स ऑन 2 का मतलब है इस Q2 पे, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, तो 1 लिख देता हूं, ओके। सेम टू सेम अगर यहां निकालना होगा तो ये वाली चीज आ जाएगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या बाई 2, ठीक है ना। अभी मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, यानी आपको पता लग गया इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। जी हाँ, फोर्स के अंदर दो चीज काम की होती है, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सही है, अपन को पता ही है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना है, वो आ जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर इस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन और लग जाए, डायरेक्शन और लग जाए तो वाह वाह मजा आ जाएगा। और डायरेक्शन लगाने का काम कौन करता है, अरे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रहा है, वही आर लिखा है मैंने, डायरेक्शन लगाने का काम तो वेक्टर ही करता है, और उसमें भी अच्छा है यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड पहले से पता है, और यूनिट वेक्टर ये इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी जिसकी टेल यहाँ पे होगी और हेड यहाँ पे होगा, तो ये वाला यूनिट वेक्टर चाहिए, इसको मैं मान लूंगा आर वेक्टर। इसके अलोंग चाहिए ना भाई, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन यही है,
अगर फोर्स की डायरेक्शन यही है तो यूनिट वेक्टर भी इसी के अलोंग होना चाहिए। ठीक है भैया, पहली बात तो मुझे वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर टू वन लिखूंगा मैं, आर टू वन, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखता होता है, आर टू माइनस आर वन, सिंपल सा लिखो। कितना जाएगा ये, एक्स टू आई कैप, ये पोजीशन वेक्टर, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। इस तरीके से मैं फाइनली लिख देता हूं एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये लिख दिया भाई, R21 आ गया, ये R21 आया, और मैंने बताया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। क्या है, R है, बहुत बढ़िया। यानी जो इसका मैग्नीट्यूड है वही कितना है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना हो मोड R, वो कितना है भाई, R ही तो है सिंपली, जो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच की, बहुत बढ़िया। तो यूनिट वेक्टर लिखना आसान नहीं हो गया, बहुत आसान हो गया। कैसे, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं भाई, R21 डिवाइड बाई R, अरे दोनों के बीच की डिस्टेंस कुल मिलाकर, यही तो होता है दोनों के बीच की एक्चुअली मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड R के इक्वल है। कितना जाएगा भाई, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप डिवाइडेड बाई कितना आएगा ये R। बस, अब ये जो यूनिट वेक्टर आया ना, यानी इकाई सदिश, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, तो इसके पास तो डायरेक्शन बची, यस ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन ही चाहिए थे मुझे। इसके अंदर कमी किसकी थी, इसके अंदर कमी डायरेक्शन की थी ना। तो ये कुल मिला के जो वेक्टर फॉर्म में आएगा वो कितना जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू में, साथ में ये पूरा आएगा भाई, ये पूरा आएगा ना। अभी मैं इतना नहीं लिख रहा हूं, ये आपको लिखना आ गया ना, बस तो ये लिखना है आर टू वन डिवाइड बाई आर। अब देखो ये आर आर मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, आर क्यूब हो गया, तो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू, क्या कर रहा हूं, ये आएगा आर टू वन डिवाइड बाई आर क्यूब हो गया एक तरीके से, नीचे आर क्यूब हो गया ना। अरे एक्चुअली एक आर यहां से भी तो आ गया, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप ये लिखते हो तो ये यूनिट वेक्टर तो है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर तो है भैया, हाँ कुछ नहीं, वही चीज है। तो ये इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। खास बात, खास बात, Q1 और Q2 किसके साथ आएंगे, साइन के साथ आएंगे। यानी अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। जैसे मान लेते हैं एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ, तो एक प्लस और एक माइनस होता तो अट्रैक्शन होता, क्या होता, अट्रैक्शन, यानी वेक्टर क्या होता, उल्टा हो जाता। अब वेक्टर को उल्टा करने के लिए तो माइनस साइन लगा देते हैं, बिल्कुल। तो यानी आप साइन के साथ रख दो Q1 और Q2 को, जैसे ही माइनस साइन के साथ रखोगे तो क्या होगा, ये माइनस एक जगह माइनस आएगा, वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। दूसरी बात, अगर सपोज करो दोनों माइनस के होते तो माइनस माइनस अगेन कितना होगा, प्लस, यानी रिपल्सन इसी डायरेक्शन में आता, माइनस इसका भी माइनस इसका भी, तो अगेन कितना प्लस। तो आपको हमेशा Q1 Q2 इस वेक्टर फॉर्म में किसके साथ रखनी है, साइन के साथ रखनी है। जस्ट मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तब तो मतलब ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड निकालिए, आपको डायरेक्शन अपने आप पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म वाला लिख रहे हो तो उसके अंदर Q1 और Q2 आप साइन के साथ रखोगे भैया, तो वो सब अपने आप ही एडजस्ट कर देगा। यही है इसका वेक्टर फॉर्म। इसी के अंदर एक और आता है सुपर इम्पोजिशन, है ना। क्या है भैया कि बहुत सारे चार्जेस हैं, वो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जस्ट आइडिया दे रहा हूं, बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे ये Q है और इधर एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, कुछ नहीं, इसमें नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स किसका कितना आ जाएगा भाई, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर, सब वेक्टर सम कर देना, आंसर आ गया, दैट्स इट, बस कुछ नहीं, वही है। इसको मैं अलग से नहीं कराने वाला, वेक्टर सम ही करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म जो आपको मेरे ख्याल से ठीक ठीक तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया भैया, ये दोनों चार्जेस थे, ये वाली डायरेक्शन में क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, किस पर, 2 पे, किसके द्वारा लग रहा है फोर्स, 1 के द्वारा लग रहा है, चार्ज 1 के द्वारा। तो ये वाला जो है यूनिट वेक्टर हमें पता होना चाहिए, उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, ओके, हो गया। हाँ, ये कुछ बच्चे बोलेंगे आर क्यूब कैसे है, अरे तो यहाँ यूनिट वेक्टर भी तो नहीं है, आप ये वाला देखो, ये पूरा यूनिट वेक्टर है तो आर स्क्वायर ही है। ओके भाई, ठीक है, फिर कर लो नोट इसको। क्लियर।
क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो एक क्वेश्चन सिंपल सा कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा ही। क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेज हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1, Q2 एंड Q3। तो Q1 जो है उसका मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और Q3 पता नहीं है, Q3 हमें निकालना है, एक्चुअली क्या है, निकालना है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है इस Q1 के, वो कोऑर्डिनेट है 1, 2 एंड 3। इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0 यानी ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट है Q3 के वो दे रखे हैं 1, 1, 1, 1, 1, 1, इस तरीके से दे रखा है। ओके, मैं कोई एक ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, उसको बड़ी बात नहीं। आपको बताना है कि Q3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q3 सो दैट फोर्स ऑन Q2, क्या, फोर्स ऑन Q2, और इसका भी x कंपोनेंट, देखो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q2 इज 0। तो आपको बताना है Q3, what should be the value of Q3 so that x component of force on Q2 is 0। बस ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, आप करना चाहो तो कर सकते हो पॉज करके, वरना अब मैं बता ही रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, तो ट्राई कर लिया होगा अगर आपने करना चाहा होगा तो। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, देखो भैया Q2 के ऊपर फोर्स देखना है, तो Q2 पे लगाएगा कौन कौन, Q2 पे लगाएगा एक तो Q1 लगाएगा, एक Q3 लगाएगा। तो F नेट किसके ऊपर, 2 के ऊपर, किस पे, 2 पे, कौन कौन लगाएगा, फोर्स ऑन 2 बाई 1 प्लस में फोर्स ऑन 2 बाई 3, दो ही तो फोर्स आएंगे, दो ही तो फोर्स आएंगे, बहुत बढ़िया। जरा ध्यान से देखो, फोर्स ऑन 2 बाई 1 निकाल देते हैं, ये वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, दोनों को अलग अलग लिख देता हूं। अलग अलग लिखने का तरीका क्या है, के Q1 Q2, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, के Q1 Q2 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, अंडर रूट ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये आप इनका क्यूब तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्यूब तो करना ही पड़ेगा ना भाई, कर दीजिए क्यूब। अरे आर क्यूब होता है ना, वेक्टर फॉर्म क्या होता है भाई, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब इनटू में आर वेक्टर, यही होता है। अरे इंटू नहीं, मतलब जस्ट ऐसे आर वेक्टर। तो क्या Q1 Q2 आर क्यूब करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच की, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना हो गया, 14 हो गया क्या, 3 और 4 13 और 1 14, तो आया 14, वो भी स्क्वायर रूट, और उसका क्या करना है, क्यूब, तो पावर हो गई 3/2, बहुत बढ़िया। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म मतलब 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 यानी माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, बहुत बढ़िया। अभी फोर्स ऑन 2 बाई 3 इक्वल टू के Q2 Q3, 2 और 3 आएंगे, Q2 Q3 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 1 1 रूट 3, कितना है, रूट 3, और उसके पावर करना 3/2, और ये वाला वेक्टर भी आएगा, कौन सा, 2 माइनस 3, कौन सा आएगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 करो 0 माइनस 1, यानी अगेन क्या आएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस, दोनों का सम कर दीजिए। मुझे दोनों का सम करने की जरूरत ही नहीं, मुझे सिर्फ x कंपोनेंट देखना है, तो इसमें x ये वाला आएगा, इसमें x आई वाला आएगा ना, सिर्फ आई वाला, तो आई वाले को जोड़ रहा हूं मैं, और उसको कितना करना है, F नेट ऑन 2 इन x डायरेक्शन इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये तो ले रहा हूं मैं k Q1 Q2 डिवाइड बाई 14 की पावर 3/2, ठीक है जी, इधर कितना आ गया, माइनस आई कैप, ओके, ये कितना जाएगा, प्लस k Q2 Q3 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर
3/2 और माइनस आई कैप, और दैट शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स कंपोनेंट क्या है, वो 0 हो गया। अब यहां से आप Q3 निकालना मुश्किल काम है क्या? नहीं है, अभी देखते हो कैसे करते हैं। जस्ट अभी ये इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, यानी आई कंपोनेंट क्या होना चाहिए, ओवरऑल 0 हो जाना चाहिए, और आई कंपोनेंट 0 होने के लिए ये जितना कुछ भी आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 0। तो माइनस आई को एक बार बाहर ले लो, या फिर आई को बाहर ले लो, माइनस बचेगा, वो माइनस भी ओवर उसमें गायब हो जाएगा 0 के अंदर। इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। के भी गायब हो गया 0 के अंदर। अरे कैलकुलेशन तो आती होगी ना भैया। हाँ, तो कितना बचा है, Q1 Q2 डिवाइड बाई 14 की पावर 3/2, गायब गायब, प्लस प्लस Q2 Q3 Q2 Q3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3/2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, यहां से मुझे Q3 निकालना है, Q3 तो Q3 से Q2 भी तो गया, हाँ गया। Q3 आएगा भैया माइनस Q1 डिवाइड बाई 14 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2, यही आंसर है। तो Q3 इक्वल टू Q1 कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻⁻6 डिवाइड बाई 14 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 कुलाम। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन और रह गया, बट आंसर यही इसी फॉर्मेट में आपका आ जाएगा। कुलाम तक मैंने निकाल दिया, ठीक है भाई। आप इसको 2/14 कर लो एक साथ करना चाहो तो, ठीक है। हाँ, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आपको डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं, आप इतना तक निकाल दीजिए, आपका आंसर करेक्ट है। मैं मेथड सिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली आपको, ठीक है। और इस क्वेश्चन से आप, मुझे लगता है कि मेथड अच्छे से सीखे। ओके बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट कीजिए। एक्स कंपोनेंट 0 करना था तो मैंने एक्स 0 किया, ठीक है। वो बोलता है वाई कंपोनेंट, तो मैं जे वाले को 0 करता। वो बोलता है जेड कंपोनेंट, तो मैं के वाले को 0 करता। वो बोलता है कि फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो मैं वाई और जेड दोनों को 0 करना पड़ता, ठीक है भाई। चलो नोट कर लो। ठीक है, अब कुछ एक और क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं ना, हाँ, और इसमें मैं ना बोर्ड का, सीबीएसई का, नीट का और जेई मेन तक के लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा आज की क्लास में। अगली क्लास होगी वो एडवांस लेवल की क्लास होगी, मतलब उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगली क्लास सबके लिए नहीं होगी, वो एडवांस के लिए होगी, अच्छे बच्चों के लिए। अच्छे बच्चे मतलब ये जो पढ़ना चाहते हैं, जो क्यूरियस है, जिनको बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं लेकिन क्यूरियस तो है पढ़ने के लिए, उनके लिए क्वेश्चन सिंपल से कर लेते हैं एक बार। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके हर कॉर्नर पर चार्ज कितना प्लेस्ड है, Q। साइड लेंथ है A, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको बताना है फोर्स ऑन Q। जस्ट इसमें नहीं, इसमें बता दो आप तो। हाँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। तो फोर्स ऑन 1, मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है, तो फोर्स ऑन 1 कितना आएगा, बस ये बता दीजिए। फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन, चलो ट्राई कर लीजिए फटाफट। अब मैं बता देता हूं, देखो ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस हैं तो इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल F होगा, और इसके द्वारा लगने वाला बल ये भी कितना होगा, F ही होगा। अच्छा जी, तो देखो ये जो Q है और ये जो Q है, और इस वाले Q पे ये जो फोर्स लगाएगा वो इस वाली डायरेक्शन में लगाएगा, F। ये F कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना आएगा, K Q1 Q2 दोनों सेम है तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने दोनों के बीच की, A है तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। ये आया भाई, है ना। ये वाला जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या लॉन्ग होती है, जो डायरेक्शन होती है, ये हो गया F। अब मैं पूछूं, बताओ इस क्यू पे नेट फोर्स कितना है। कुछ बच्चे अगर 2F बोलते हैं तो वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं 2F नहीं आएगा भाई। 2F कैसे आ जाएगा, ये दोनों वेक्टर है ना। हाँ भैया, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर एडिशन कीजिए ना यार, स्केलर एडिशन मत कीजिए। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बहुत से बच्चों को हर बार वो 2F बताते हैं, पता नहीं क्यों, वेक्टर चेस नहीं पढ़ रखा क्या। तो देखिए ये जो एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये एंगल कितने का आएगा, 30 का आएगा, सीधी सी बात है। और ये भी कितने का है, 30 का, टोटल 60 में, ठीक है जी।
तो इस एफ के कंपोनेंट ले लो जिसके साथ एंगल बनता है, कितना आता है कोस, यानी एफ कोस 30, और इसके साथ भी कितना आता है एफ कोस 30, तो कितना हो गया 2f कोस 30। साथ में इनके साइन वाले कंपोनेंट भी आएंगे, एफ साइन 30 और एफ साइन 30। तो ये तो देखो कैंसिल आउट हो ही गई, हो गया ना भाई, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। और एफ नेट कितना है 2f कोस 30, तो एफ नेट वो आएगा 2f कोस 30। और वैसे भी वेक्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पर लगते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो आता है वो अंडर रूट 3f आता है, 90 पे होते हैं तो रूट 2f आता है, और 120 पे होते हैं तो f आता है। यानी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के जब 60 डिग्री एंगल पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट को जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 3f आता है, ठीक है ना। याद रख लीजिए ये चीज, अगर 60 डिग्री है दोनों के बीच की तो कितना आएगा अंडर रूट 3f आएगा, अगर दोनों के बीच का 90 डिग्री है तो अंडर रूट 2f आएगा दोनों के बीच का एंगल, और अगर दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो f ही है। ये ना कितना ये दिख रहा है अंडर रूट 3f आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 2f ये कितना हो गया भाई अंडर रूट 3/2 हो गया कोस 30, बिल्कुल सर, 2 से 2 कैंसिल आउट होगी, अंडर रूट 3f आएगा, अंडर रूट 3 f की वैल्यू कितनी है k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इसकी अगर डायरेक्शन आपसे पूछी जाए तो अपवर्ड आएगी, किधर आएगा ये अपवर्ड, ये डायरेक्शन आपने देख ली बस अपवर्ड आ गया, तो फोर्स की वैल्यू हमें पता लग गई। कुल मिला कहने का मतलब ये है, अगर मैंने इन तीनों को पकड़ रखा था तो ठीक है, लेकिन अगर ये मोशन के लिए क्या हो जाए फ्री, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, इनको तो पकड़ इनको छोड़ दूंगा तो सीधा ऊपर जाएगा, ये वाला किधर जाएगा सीधा इधर जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा। ओके भैया, ठीक। हाँ, इसके ऊपर फोर्स देखना है तो ये वाला जो है वो फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है, ये वाला जो है वो फोर्स इधर लगाएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। वैसे ये देखना है ये किधर आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर, बस ध्यान रखना था कि हमें एडिशन जो वेक्टराइजेशन करना है ना कि स्केलर एडिशन करना है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लिया हुआ नोट, ये देखिए एक स्क्वायर है और इस पे रखे हैं चार्ज जैसे q माइनस 2q 2q माइनस q, और इसके सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे कितना स्मॉल q चार्ज, फाइंड आउट फोर्स ऑन q। तो आपको q पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है, फाइंड आउट फोर्स ऑन q। साथ साथ आपको डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन का मतलब है आपको एक्सिस गिवन है, ये एक्स एक्सिस मानना है और ये वाई एक्सिस, यानी आपको एक्स वाई प्लेन भी गिवन है। अब आपको डायरेक्शन के साथ लिखना है भाई, यानी आई कैप जे कैप भी लिखने पड़ेंगे। सिंपल है, लिख देते हैं। देखो जब दो, ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है ए दे रखी है वैसे, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस बता सकते हो कितनी आएगी। देखो ये डिस्टेंस √2 आएगी, उसका आधा कर दो तो a बाई √2 आएगी, यानी जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आने वाली है इन दोनों के बीच की वो कितनी आने वाली है a बाई √2 आने वाली है, ठीक है। इन दोनों के बीच की a बाई √2, इन दोनों के बीच की a बाई √2 a बाई √2, यानी सबके लिए डिस्टेंस का काम तो हो गया। अगर इन दोनों के बीच का मैं फोर्स F मानता हूं, इन दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड F मानता हूं, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, देखो कितना आएगा k q1 q2 k q q बाई d स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए कितना आएगा k q 2q डिवाइड बाई d स्क्वायर, बदला क्या सिर्फ 2q है, तो यहाँ अगर f हुआ तो यहाँ 2f होगा, अगर यहाँ भी कितना होगा 2f होगा, और यहाँ कितना होगा f होगा, यानी कैपिटल Q और स्मॉल q रहा तब तो आएगा f, स्मॉल q और ये 2q रहा तो आएगा 2f, अगर 4q होता तो 4f 8f, इस तरीके से। बस डायरेक्शन के साथ लिखते जाइए, जैसे ये प्लस है और ये भी प्लस है तो कितना किधर लगेगा रिपल्सन लगेगा, अरे दूर लगेगा ना, रिपल्सन कर रहा है तो ये कितना आएगा एफ आएगा, ये इस वाले की वजह से आया है। ये -2q है, अरे ये प्लस है और तो ये क्या करेगा चिपकाएगा, अट्रैक्ट करेगा यानी इधर की ओर खींचेगा, खींचना भी चाहिए, अगर इधर की ओर खींचेगा तो कितने से खींचेगा 2f से खींचेगा, बहुत बढ़िया।
अब ये प्लस का 2q है और ये प्लस का है, तो रिपल करेगा, तो दूर आएगा, कितने से आएगा, 2f से आएगा। ये कितना है, माइनस का है, तो क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर, f आएगा। सॉरी, अब ध्यान से देखिए, ये f और ये 2f दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, दो वेक्टर, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। कौन है, 2f मिला, तो इसी डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, f। कुल मिला के f ने आपको कैंसिल कर दिया, f बच गया। तो एक तो ये डायरेक्शन आ गई f, और एक आएगी ये वाली डायरेक्शन f। अरे ये f कैंसिल हो गया, एक f बचा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है, अरे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। और मैंने बताया दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स और बीच में एंगल 90 हो तो कितना आता है, √2f आता है। और डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन कितना आएगा, नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर कौन है, -y, यानी माइनस का j कैप। तो f नीट अगर आपको लिखना है तो कितना आएगा, √2f और साथ में -j कैप। अब √2 तो ठीक है, f की वैल्यू लिख लो, f की वैल्यू आएगी k, कितनी आएगी, k q डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और ये डायरेक्शन -j कैप, ठीक है जी। √2 k q डिवाइड बाई डी की वैल्यू रख दो, a²/2 -j कैप, ये दो ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा, 2√2 k q डिवाइड बाई a²। ये इतना मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, -j कैप, f नेट। बस ये नेट फोर्स आ गया है इस वाले चार्ज के ऊपर, ठीक है। हाँ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर फटाक से। देखो क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट चार्ज है Q और Q, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है F, वो कितना है, F वो कितना है, F है, ठीक है ना। और वो कितना होता है, K Q²/R²। चलो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो Q1 Q2 ले लेता हूं मैं, Q1 है और ये Q2 है, तो कितना जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये दोनों कैसे थे, पॉइंट चार्ज थे, कैसे थे, पॉइंट चार्ज थे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को ना दो स्पेरिकल बॉल थी उनको दे दिया, मेटेलिक है, इसको दे दिया मैंने Q1, यानी इसके ऊपर पूरे के ऊपर आ गया सरफेस पे, ठीक है। प्लस के थे दोनों, और ये इसका सेंटर है, और दूसरा यहां पे है Q2, ठीक है भाई, कितना है, Q2। और इसका सेंटर यहां पे है। इन दोनों के बीच की सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R ही है, कितनी है, R ही है, Q1 Q2 है। तो इन दोनों स्पेयर पे लगने वाला जो फोर्स है, तो फोर्स ऑन बोथ स्पेयर, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल भी लग रहा होगा लेकिन वो बहुत ही कम लगता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ फोर्स ऑन स्पेयर, किसी भी स्पेयर पे बताना है। पहला ऑप्शन है, ये जो एफ आ रहा है उससे कम, ये एफ जो आ रहा है उसके बराबर, या ये जो एफ है उससे ज्यादा, यह अपन बता नहीं सकते। तो लेस देन कितना, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। दूसरा इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R², और इसको मैं कितना लिख रहा हूं, F लिख रहा हूं, ठीक है भाई, लिखने की जरूरत क्या है, जब ये लिखते हो। तीसरा क्या है, ग्रेटर देन, ये साइन लगा लेता हूं, लेस देन का तो ये लग जाता है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन के Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। चल ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे प्यारा क्वेश्चन बन गया अब ये, एक और अच्छा लेवल का, अपन लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब आप बताइए कि ये जो फोर्स है, मतलब कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट आएगा, यानी कुल मिला के इन दोनों के बीच का फोर्स पूछा गया। अब ट्राई कीजिए, 2-3 सेकंड देता हूं आपको, पॉज कर लीजिए, मतलब उसका टाइम है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आया होगा, हाँ एक और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दिस अबव, पांचवा ऑप्शन वन ऑफ दिस अबव, कुछ भी ले लो। चलो भैया, तो आपका जो ऑप्शन आया होगा वो आया होगा
ये इक्वल टू नहीं आएगा भैया। क्यों सर इक्वल टू क्यों नहीं आएगा? देखो बात ऐसी है, ये दोनों पॉइंट चार्ज थे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, और ये स्पेयर है, और दोनों में क्या होगा फिर इंडक्शन होगा, एक तरीके से प्रेरण होगा, और प्रेरण की वजह से क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है वो इस वाले प्लस को धकेलेगा, क्या करेगा, धकेलेगा, और ये क्या है, कंडक्टिंग स्पेयर है तो दूर जाएगा, ये वाला इसको भी धकेलेगा, सीधी सी बात है, तो ये भी दूर जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें क्या होगा, जो प्लस वाला होगा वो किधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, और इधर वाले को खाली कराएगा, और इधर वाले के अंदर भी यही बात हो रही होगी, इधर वाला वेकेंट हो गया, ठीक है जी। अब देखो पहले ये वाली डिस्टेंस ये थी, अब अगर मैं कोई सेंटर मानूं तो ये डिस्टेंस यहां पे आएगी, इसका अगर कोई सेंटर मानूं तो ये वाली डिस्टेंस यहां पे आएगी, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं बोलूंगा आर इफेक्टिव। क्या बोलूंगा, आर इफेक्टिव। अब ये बताओ जो आर इफेक्टिव है वो इन वाले आर से तो ज्यादा आ गई ना भाई, अगर इस आर से ये ज्यादा आ रही है तो फोर्स कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर, देखो मैग्नीट्यूड तो अभी भी इनका Q1 Q2 ही रहेगा, हाँ जी रहा, लेकिन ये नीचे वाला चीज इंक्रीज हो गई, अगर ये इंक्रीज होती तो एफ डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये वाली चीज इंक्रीज होती है तो एफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इस तरीके से क्या हो गया, वो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो चुका। बात समझा गई ना? हाँ, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है पूरा पूरा, कि क्या करता है, इंडक्शन या रिपल्सन की वजह से क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे को दूर दूर दिखाई देते हैं। अगर अगर मैं इस इनमें से किसी एक की जगह माइनस लेता तो क्या फर्क पड़ता आंसर पे, वो देखते हैं अगला क्वेश्चन, बराबर नोट करो इसको। तो मैं क्या कर लेता, अगले में माइनस कर देता, और जैसे ही माइनस करता, तो माइनस करने से फर्क क्या पड़ता भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं नमूने से तुमको, वो इधर आते, इधर तो क्या आता, प्लस 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 आता, वहां क्या आता, कि मैं आता। इसको वैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पोलराइजेशन, ध्रुवण एक तरीके से, अरे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गई इसमें, वो वाली बात नहीं, आयनिक से, तो माइनस इधर आ गया। अब देखिए, अब इफेक्टिव डिस्टेंस इतनी रह गई, अरे भैया डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना? हाँ, तो ऐसे आपको देखना चाहिए, एक पॉइंट चार्ज था, जो फोर्स है वो पॉइंट चार्ज के लिए विलित है, इनके लिए विलित नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो नोट करो फटाफट, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। मान लेते हैं अपने पास में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है ना, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज, और उसको ना Q1 और Q2 में डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है भैया, Q1 और Q2 में डिवाइड करके इनको R डिस्टेंस पे रखना है। कितने डिस्टेंस पे रखना है, R डिस्टेंस पे रखना है। तो आपको बताना है, वो रेशियो बताना है, Q1 फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ Q1 Q2 सो दैट, मतलब Q1 by Q2 क्या करना है, सो दैट force between them, force between them should be maximum। हाँ भैया, उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाना चाहिए, Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब हो जाए, कि अपन किस, देखो जैसे मान लो 10 गुलाम है, जैसे आपने क्या किया, 2 गुलाम ले लिया और 3 गुलाम, ये डिस्टेंस आर हमेशा फिक्स रहेगा, डिस्टेंस आर हमेशा 2 और 8 मिनट बाद दिया, तो कोई फोर्स आया होगा, तो फोर्स तो आया ठीक है, लेकिन वो फोर्स कितना आया पता लगा लेंगे, लेकिन अगले की इच्छा हुई, मान लो 4 और 6 में डिवाइड कर दिया, 4 और 6 में डिवाइड किया तो कुछ फोर्स आया होगा, किसी और की इच्छा हुई, कुछ में 1 और 9 में कर दिया डिवाइड, है ना, 1.5 और 8.5 में कर दिया, लेकिन फोर्स किसमें मैक्सिमम आ रहा है आपको ये बताना है, फोर्स कब मैक्सिमम आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। आप फटाफट ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताता हूं। कर लिया ट्राई? तो देखो मैं मान लेता हूं कि Q1 को मिला होगा, मान लेते हैं x, इसमें से मैंने x निकाल लिया, तो यहां कितना बच गया, Q माइनस एक्स। देखो ये तरीके होते हैं एक तरीके से सोचने का। अब मैं यहाँ Q1 Q2 मान के बैठ जाता ना, मेरा हो नहीं पाता एक्चुअली, वो तो पाता ही, लेकिन
थोड़ा फास्ट नहीं हो पाता। फास्ट करने का तरीका क्या था, एक को x मान लो तो बचा हुआ कितना रहेगा, q माइनस एक्स रहेगा ना, सीधा सीधा बात है कि x तो दूसरा q माइनस एक्स। अब इनके बीच का जो फोर्स है वो निकाल देते हैं। फोर्स है k x q माइनस एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, सिर्फ x चेंज हो रहा है। और इस फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो फोर्स को मैक्सिमम करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक आपका डिफरेंशिएशन है, एक एक्चुअली फलन हो गया, फंक्शन हो गया, k qx माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है उसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, df बाई dx को क्या कर दो, जीरो कर दो, डिफरेंशिएशन वाला। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन जीरो करूंगा तो देखना जरा, df बाई dx इक्वल टू कितना आएगा, ये कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट इनटू में इसका करो x के रेस्पेक्ट में, तो q तो कांस्टेंट है, x का हो गया 1, अगले का कितना हो जाएगा माइनस का 2x, और वो सबको क्या करना है, जीरो के इक्वल। तो ये r कांस्टेंट है, जीरो हो गया, ये k भी जीरो में विलीन हो गया। तो q माइनस 2x इक्वल टू जीरो। अरे ये जीरो होना चाहिए ना, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, कितना है q बाई, अगर x क्यू बाई 2 आ गया तो ये भी q बाई 2 ही आएगा। तो दोनों का रेशियो होना चाहिए, वो 1:1 में होना चाहिए, यानी इक्वल रेशियो होना चाहिए। यानी उनका जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या आना चाहिए, इक्वल ही आना चाहिए, मतलब 1:1। ठीक है भाई, दोनों को इक्वल इक्वल दे दीजिए, तब तो आपका जो फोर्स निकलेगा। यानी जो 10 कूलम था उसको कैसे डिवाइड करोगे आप, 5 कूलम एंड 5 कूलम में, तभी जो आएगा उनका मल्टीप्लाई या उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देख लीजिए, जैसे 1 और 9 कर लिया तो k q इनटू 2 बाय r स्क्वायर, वो तो सब कांस्टेंट है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 आ रहा है, 2 8 का 16 आ रहा है, 3 और 7 का 21 आ रहा है, 6 और 4 का 24 आ रहा है, 5 और 5 का 25 आ रहा है, यही पे मैक्सिमम आएगा। ठीक है भाई, यस 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 यस। चलो फटाफट नोट करो इसको। ठीक है, कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दीवार गढ़ी है एक तरीके से, ठीक है ना, हाँ, और उस घड़ी में ना ऐसे यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 1 बजता है, यहाँ 2 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 4 बजते हैं, यहाँ 5 बजते हैं, यहाँ 6 और 7 8, यहाँ पे 10 और 11, इस तरीके से वो घड़ी है। और चार्ज रखे हुए हैं, जैसे ये 1 है ना, उस पर रखा गया है Q, इस पे रखा गया है 2Q, इस पे 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, 8Q, 9Q, 10Q, 11Q, 12Q, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। और सेंटर पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज Q रखा गया है, ठीक है ना, कितना रखा गया है Q, कोई चार्ज Q रखा गया है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि घड़ी के अंदर टाइम क्या हुआ, ये भी घड़ी नहीं, टाइम नहीं बताना, टाइम के लिए सिर्फ 2 खर्च चाहिए, एक तो घंटे वाला भी चाहिए और एक मिनट वाला भी चाहिए। हाँ, आपको बताना है कि मिनट वाला जो कांटा है, मिनट वाला जो सुई है, तो वो कितने के ऊपर आ रही है, यानी घड़ी में मिनट बताने एक तरीके से, आपको घंटा नहीं बताना है, कि ये जितने भी चार्जेस हैं उनका जो नेट फोर्स है, वो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन में क्या है, कांटा है मिनट वाला। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में क्या है, ये सुई है। तो आपको बताना है कि टाइम क्या हुआ, टाइम, टाइम बताना है। टाइम का मतलब है एक तरीके से आपको मिनट बताने, क्या बताने हैं, मिनट, कितने मिनट हो चुके हैं। हाँ, कुछ ना कुछ घंटे हो गए होंगे आपको, वो तो ठीक है, मान लिया कि जैसे 3 बज गए, अब आप 3 बज गए, और उसके बाद में मिनट वाली जो सुई है, वो मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी जितना इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा। निकालना शुरू कर दीजिए। देखिए, इसके और इसके बीच का फोर्स मैं मान लेता हूं F, तो F इक्वल टू कितना आएगा, F इक्वल टू आएगा सर K Q डिवाइड बाई डिस्टेंस R मान लेते, सबकी इक्वल रहेगी भाई, सबकी इक्वल, वो R मान ली मैंने, रेडियस। अगर ये और ये देखना है तो ये 2Q आएगा तो 2F आएगा, फिर 3F आएगा, 4F 5, वो सिंपल हो गया। ठीक है, मैं इसको Q को हटा रहा हूं, एक बार F का वैल्यू पता लग गया। तो देखो ये जो है वो रिपल करेगा, तो रिपल करेगा, इसकी डायरेक्शन इसके अलोंग आएगी, 7 वाले के अलोंग, यस, F कितना आएगा, ये F आएगा। लेकिन ये इसकी डायरेक्शन कितनी आएगी, इधर वाली डायरेक्शन में आएगा ना, यस आएगी।
और वो कितनी आएगी 7f। यस 7f, लेकिन ये दोनों अपोजिट हो गए तो इक्विवेलेंट जो डायरेक्शन है वो किधर आ जाएगी, इन दोनों इधर ही आएगी। कितना हो जाएगा 6f, अरे अपोजिट है ना, तो 6f आया इन दोनों की वजह से। 8 और 6 का देखना है तो वो भी कितना आएगा 6f ही आएगा। क्यों, क्योंकि 2f इधर आएगा, अरे देख लो एक बार बताता हूं, ये जो 2f है वो इधर आ जाएगा और इसकी वजह से 8f इधर आएगा, तो दोनों का मिला के 6f इधर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ये आ गया 6f इधर। फिर अगला 9 और 3 की वजह से जो आएगा वो भी 6f इधर ही आएगा, बहुत बढ़िया। फिर जो अगला 10 और 4, 10 और 4 की वजह से जो 4 की डायरेक्शन में आएगा वो भी कितना आएगा 6f आएगा। फिर 11 और 5 वो भी कितना आएगा 6f ही आएगा। फिर ये 12 और ये भी कितना आएगा 6f ही आएगा। यही आया ना भाई, यही आए ना, हाँ यही तो आए। चलो एंगल देखना शुरू करते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा भाई। तो एंगल देखने के लिए आपको 90 डिग्री के बीच में देखो, ये वाला जो 6f दिख रहा है और ये जो 6f है ना, वो इसके बीच में 90 है। ये वाला और ये वाला इसके बीच में 90 है, और ये वाला इनके बीच में भी 90 दिख नहीं रहा। देखो ये 6f और ये 6f। अब अगला जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, उनके बीच में भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90। अगला 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 हमें डायरेक्शन से मतलब है, हमें किससे मतलब, डायरेक्शन से मतलब। क्यों, क्योंकि कितना बचा है, ये 6f और ये 6f, इनमें भी 90 है, सब में 90 90 90 हो गया। तो जब 90 होता है, मैंने अभी बताया √2f आता है और बिल्कुल इनके बीचों बीच आता है। अरे इनको बीचों बीच आता है ना, हाँ, तो इनके बीचों बीच कौन पड़ेगा भाई, इनके बीचों बीच यहाँ पे आएगा ना एक तो, बिल्कुल जो इन दोनों का है वो तो इनके बीच में आएगा, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा, बिल्कुल 1 और 2 के बीच में आएगा, जो कि 6√2f आ जाएगा। ठीक है, ये है, जैसे ये हो गया कौन सा 2q, नहीं 1q और 4q, 1q और 4q, इनका किसके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा ना भाई। हाँ तो मैं लिख देता हूं, देखो हटा रहा हूं मैं एक्चुअली, तो एक आएगा यहाँ पे आएगा, एक आएगा इन दोनों का यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। नहीं नहीं, एक सेकेंड, पहला 12 और 3q है ना, तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, यानी ये जो फोर्स दिख रहा है और ये जो फोर्स दिख रहा है, उन दोनों का रिजल्टेंट ये वाले डायरेक्शन में आ गया। ठीक है जी, तो इन दोनों को हटा रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया, हटा दीजिए सर। अब कौन रह गए, अब रह गया ये वाला f और ये वाला f, इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। यस, तो इनका आएगा 2 और 3 के बीच में आना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल। अरे ये 30 डिग्री एंगल है, ये भी 30 डिग्री है, और ये यहां पे आएगा बिल्कुल। तो कौन कौन सा हट गया, एक तो ये हट गया और एक ये हट गया। ठीक है जी, 6 है। अभी देखो जरा ध्यान से, ये जो फोर्सेस है, अच्छा 120 से नहीं हो सकता, 120 से इजीली हो सकता था। चलो कोई नहीं। अब ये देखो जरा ध्यान से, ये कितने का हो गया 30, ये भी 90 डिग्री है ना, हाँ 2 वाले की तरफ और ये वाले की तरफ 90 डिग्री है, तो इनका बीच में आएगा 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में, बस। अब ये बता दीजिए एंगल कितना हुआ, एंगल ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी की डायरेक्शन में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे ये जो है और ये जो है, ये तो देखो 6√2f पहले से ही आ रहा है, और ये 6√2f है, ये 6√2f है। अब इसका कंपोनेंट ले लीजिए 6√2 cos 30, 6 और वो साइन वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आएगा। अरे आएगा ना भाई, हाँ, तो जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, नेट नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो मुझे बता दीजिए टाइम कितना हुआ, मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12.5 मिनट, कितना हो गया 12.5 मिनट, यानी 12 मिनट 30 सेकेंड, 12 मिनट 30 सेकेंड पे है कांटा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2,
Q1 ये रहा और Q2 ये रहा, दोनों पॉजिटिव हैं और Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 से। तो आपको बताना है कि तीसरे चार्ज को कहां पे रखना चाहिए, तीसरे चार्ज को कहां पे रखना चाहिए ताकि नेट फोर्स उस पर जीरो जाए। वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स शुड बी जीरो ऑन थर्ड चार्ज। ठीक है भाई, देखो मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे, अगर मैं यहां रखने का ट्राई करता हूं, कोई भी चार्ज है Q प्लस वाला रखने का ट्राई करता हूं, तो ये जो Q1 है इसको रिपेल करेगा, इधर आएगा, ये Q2 भी रिपेल करेगा, इधर आएगा, नेट फोर्स जीरो होने की संभावना नहीं है, दोनों एक डायरेक्शन में आएंगे। अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तभी तो, अगर इधर रुकूंगा दोनों इधर ही आएंगे, यानी यहां पर भी पॉसिबल नहीं। तो इन दोनों के कहीं बीच में होगा, एग्जैक्ट बीच में नहीं हो सकता, क्यों? वो तभी हो सकता था जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी Q1 और Q2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब इधर वाला और इधर वाला जो फोर्स होता है, यानी Q1 का जो फोर्स इधर आता और Q2 का इधर आता, वो इक्वल हो जाते अगर इक्वल होते। लेकिन ये बोल रहा है Q1 ज्यादा है, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यानी ये वाला जो फोर्स होगा वो बड़ा होगा। अब इसका मतलब है कि ये इधर लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, और इधर लगने वाला कम है। तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी एक ऐसी कंडीशन है कि जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल हो गए तो इसको इधर खिसकाइए, इधर खिसकाइए, तो यहां कहीं ले आइए। अब Q2 के पास में आ गया तो डिस्टेंस कम हो गई, तो फोर्स ज्यादा हो गया, और इससे दूर चला गया तो फोर्स पहले की तुलना में कम हो गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका जो आंसर है वो ये आना चाहिए कि यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो दोनों के बीच में रखना चाहिए, दोनों के बीच में रखना चाहिए, और छोटे वाले चार्ज के पास यानी कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में कहीं पे वो पॉइंट मिलेगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, जैसे एक Q1 है और ये Q2 है, आप अच्छे से नोट कर लेना भाई, है ना। हाँ, लेकिन ये माइनस का है, किसका है, माइनस का है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड में रिलेशन वही है, Q1 Q2, Q1 Q2 है। अब एक बार बीच में सोचते हैं, तो बीच में सोचोगे तो Q1 जो है वो इसको रिपेल कर रहा है, इधर लेके जा रहा है, और Q2 क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में आ गए, बीच में पॉसिबल नहीं है कि कहीं पे जीरो आ जाए। Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ज्यादा है, इसको यहां पे सोचते हैं, ठीक है ना, यहां पे सोचते हैं कि यहां पे जीरो पॉसिबल है क्या। तो देखो Q1 तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये डिस्टेंस क्या है, एक तो डिस्टेंस भी ज्यादा, दूसरा मैग्नीट्यूड भी कम है, तो ये इधर आने वाला फोर्स क्या होगा, कम ही होगा। अब ये Q1 मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, डिस्टेंस भी कम, तो ओवरऑल ये वाला जो फोर्स होगा इधर आने वाला वही ज्यादा होगा, यानी हमेशा यही बड़ा होगा, तो इधर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। यहां पे देखते हैं, तो यहां पे अगर देखेंगे तो Q2 जो है वो अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस कम है, चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी कम है। इस बार इसका चार्ज ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस देखो इतना ज्यादा बढ़ गया, तो जितना हो सकता है कि दोनों क्या जाए, बराबर आते। हाँ, बराबर आते भी एक कंडीशन पे, तो अगर दोनों अपोजिट चार्जेज हैं तो उनके बीच में कहीं नहीं होगा, यानी दोनों के बाहर रखा जाना चाहिए, और Q2 वाले के पास, और Q2 वाले के पास, यानी कम परिमाण वाले यानी कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास रखा जाना चाहिए। दोनों ही केस में आंसर तो क्या है, कम मैग्नीट्यूड, तो याद रखेंगे दोनों ही केस में आंसर तो है कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास रखेंगे चार्ज को। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमेशा हमेशा यदि प्लस है तो बीच में आएगा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट या नेट फोर्स जीरो वाला पॉइंट, और यदि अपोजिट चार्ज है तो बाहर मिलेगा वो वाला। समझ आ गई ये चीज, चलो नोट कर लो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो, और देखो इक्विलिब्रियम की बात छिड़ी है, तो इक्विलिब्रियम देखो दो तीन टाइप की होती है। पहली होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था, दूसरी होती है अनस्टेबल अस्थायी, तीसरी होती है न्यूट्रल। तो देखो जरा, ये क्यू है और ये भी क्यू है, और इसके बीच में हमने क्यू चार्ज रखा है, प्लस का ही है, एकदम बीचों बीच रखा है। अभी ये किसमें, इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इसको ये वाला डिस्प्लेसमेंट देते हैं, कौन सा वाला, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी इक्विलिब्रियम में है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लाके छोड़ दूंगा, अभी तो नेट फोर्स क्या है, जीरो, अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो इसका रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो रिपल्सन बढ़ेगा तो नेट फोर्स इधर आएगा, इसका भी रिपल्सन है वो, लेकिन इस डायरेक्शन में कम हो गया, तो कुल मिला के इधर आना चाहता है, अगर इधर ले जाऊंगा तो इधर, यानी कुल मिला के वापस यहीं पे आना चाहता है। अगर वापस यहीं पे आना चाहता है तो ये जो है वो कौन सी इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल हो गया, कौन सा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया।
ठीक है भैया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। कैसे कि अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूं या इधर डिस्प्लेस करूं तो नेट फोर्स इसी की डायरेक्शन में आ रहा, मतलब जो वापस आना चाहता है वो इसी पॉइंट पे आना चाहता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन 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 अगर यही क्यू चार्ज है, इसको मैं इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं तो क्या होगा? वापस आएगा ही नहीं, यहाँ पे प्लस का हुआ तो। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर ले गया, थोड़ा सा यहाँ पे ले आया मैं इस चार्ज को, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन के लोग लगेगा एफ, और ये वाला जो फोर्स होगा वो इस लाइन के लोग लगेगा एफ। दोनों इक्वल फोर्स होंगे, तो इन दोनों का जो ये एंगल होंगे वो भी सेम होंगे। तो इनके जो कंपोनेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट फोर्स आएगा 2F cos थीटा। भैया जैसे इसको तुम इधर लेके गए 2F cos थीटा लग रहा है, भुर्र करके भाग जाएगा, या नीचे थोड़ी नीचे भाग, दूर भाग जा रहा है। और जब भी दूर भाग जा रहा है तो वर्टिकल अगर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ऐसी कंडीशन में उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है ये वाला पॉइंट, लेकिन इधर वाली वाली लाइन के ऊपर कैसा है? अनस्टेबल है। स्टेबल थोड़ा वापस थोड़ा ना आ रहा है इस पॉइंट पे, अगर वापस आ जाए उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, एक चीज आपको समझ में आई होगी, आगे होगी, बहुत ही इजी सा था। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं और आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नोट कर लो बराबर। देखो भैया, क्वेश्चन ये है, ये एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यू 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 ये रखा है, और इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है उस पर चार्ज रखा है क्यू। आपको बताना है वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट whole system remains in equilibrium। यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम हो वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, ये क्यू चार्ज है भैया, हाँ जी, सेंटर पॉइंट पे रखा है, तो सेंटर पे तो नेट फोर्स जीरो आएगा। इसका देखोगे तो इधर आएगा, बहुत बढ़िया। इसका देखोगे तो इधर आएगा, इसका देखोगे तो इधर आएगा। तीनों फोर्स 120 डिग्री पे लग रहे हैं और जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है जी, वो तो जीरो आएगा ही आएगा, ठीक। लेकिन अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो यही इक्विलिब्रियम में नहीं होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यानी इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो भी कितना होना चाहिए? जीरो, या इस पे या इस पे। तो सिमेट्री है, किसी भी एक चार्ज पे निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं इस पे निकालना चाहूँ तो हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या था, इन दोनों चार्जेस का जो फोर्स है वो रिपल्सन वाला होगा, और नेट फोर्स आएगा √3F वाला आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये वाला फोर्स है, अगर आपको इसको जीरो बनाना है तो सीधी बात है ये अट्रैक्शन वाला होना चाहिए। कौन से वाला होना चाहिए? अट्रैक्शन वाला होना चाहिए। अभी मैं मान रहा हूं कि प्लस वाला ही है तो इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, आना चाहिए, रिपल्सन दिख रहा है इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। लेकिन प्लस मानूंगा तो इधर वो पक्का बात है वो माइनस का आ जाए। देखते हैं कैसे। तो ये फोर्स ड्यू टू क्यू है, तो फोर्स ड्यू टू क्यू प्लस में √3F, वो टोटल कितना हो जाना चाहिए? जीरो। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, मतलब वेक्टर के लिए। अब डायरेक्शन ऑटोमेटिक दिख रही है यहाँ से, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड लिख दो, लिखो तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इस वाले की वजह से कितना आएगा? के क्यू क्यू डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है भाई? ये वाली डिस्टेंस, और हाँ जी, क्या कोई बच्चा ये वाली डिस्टेंस बता सकता है मुझे? हाँ, कोई बच्चा ये डिस्टेंस बता सकता है? अभी बता 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 दोगे तुम, टेंशन मतलब। देखो ये वाला डिस्टेंस ना, हाँ, इसको मैं फिलहाल के लिए डी मानता हूँ। तो कितना हो गया? d² प्लस में ये कितना है? √3, अरे √3 आता ना, हाँ, क्योंकि वो 6 डिग्री एंगल होता है। और ये कितना हो गया? के क्यू क्यू, के Q1 Q2 डिवाइड बाई a² इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालो जरा, a² भाई ये, हाँ, तो कितना आ जाएगा? -√3, के से के कैंसिल आउट हो गया, ए क्यू से क्यू भी गया, बच गया कितना? क्यू, साथ में d² आएगा डिवाइड बाई a²। यही आया मेरे ख्याल से, d² ऊपर चला गया, a² नीचे रह गया, एक क्यू बच गया। और देख लो माइनस का आया कि नहीं है? यस। तो क्यू आपका किसका आना चाहिए? माइनस का ही आना चाहिए। बस अब इस a की वैल्यू और निकालनी है, चलो निकाल देते हैं। वैसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसकी मीडियन हो गई। क्या हो गई? मीडियन हो गई। तो ए वाली लेंथ आप पता कर ही सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हो। चलिए क्या है, ए 30 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा? a cos 30
कितना आएगा a cos 30। और ध्यान से देखो, यही वाली लेंथ हो गई। अरे ये वाली लेंथ यही तो है, अगर यहाँ से आया ना लोग परपेंडिकुलर तो वही, तो ये वाली लेंथ कितनी जाएगी भैया, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये a cos 30, a cos 30, ये a sin 30 हो गया, a/2 आएगी मेरे ख्याल से। यस, अरे निकालने की जरूरत क्या है, ये वाली पता ही है ना, a/2 है, बहुत बढ़िया। हाँ वही 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 बताना चाह रहा मैं था, उससे भी a/2 हो गई, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेस पता है, हाइपोटेनिस पता है, कोस लगा दो, कोस लगाना इस वाले में। अरे इस ट्राइंगल देखना छोटा सा, इसकी कोई जरूरत ना, ये 30 है, यही वो डी है, और ये है a/2, तो कोस 30 इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालना, a/2 कोस 30, और कोस 30 होता है √3/2, तो कितना आ जाएगा a/√3, कितना आ गया a/√3 है ना, यस √3/2, तो उसका स्क्वायर कर दो तो a/3 आ जाएगा वो। तो एक्चुअल में जो q की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, माइनस का √3 q डी स्क्वायर यानी a²/3 डिवाइड बाई a², माइनस का q/√3। चलो ये इसका आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है। और इसको फटाफट आप नोट करेंगे, कुछ नहीं किया, नेट फोर्स मैंने क्या कर दिया है 0, और नेट फोर्स 0 होना भी चाहिए, दिख रहा था ये इन दोनों की वजह से जो इस पे फोर्स आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो पक्की बात है इस क्यू वाले की वजह से, इसके लिए इसको माइनस का होना जरूरी है, और वो वैल्यू कितनी चाहिए, माइनस का q/√3 हो जानी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो तो ये हमने कूलम्ब्स लॉ का बेसिक जितना भी था हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप तैयार रहिए और इसको अच्छे से पढ़ के आइए। अगर आगे का भी आप पढ़ के आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना, मैकेनिक्स के भी कुछ कुछ कंसेप्ट देख के आने पड़ेंगे आपको, तभी आगे वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।